दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। इन बच्चों को सांस लेने में शिकायत और निमोनिया के लक्षण थे। अस्पताल के मुताबिक इनकी हालत काफी नाजुक थी। 4 बच्चों में से एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के दरभंगा से एक खबर, जहां पर एक बच्चे की एक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन जो लक्षण थे सांस लेने में शिकायत और निमोनिया के थे और उसके बाद हालत जब काफी नाजुक हुई, रिपोर्ट्स जो कराई गई उसमें से 4 में से एक बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन पाया गया। 24 घंटे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बच्चों में संक्रमण इस तरह से दिखाई देना, क्योंकि तीसरी लहर का जब जब जिक्र हो रहा है उसमें बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने भी इस बात का जिक्र किया। हालांकि बीते हफ्ते एम्स के डायरेक्टर का ये कहना था कि जैसी आशंका है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन फिर भी अगर बच्चों से जुड़ी ये खबर सामने आती है तो वाकई ये काफी चिंता पैदा करती है, क्योंकि 24 घंटों में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाना और उनमें से एक बच्चे का कोविड पॉजिटिव पाए जाना, कई बड़े सवाल। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। रोहित, दरभंगा में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से एक कोरोना से इन्फेक्टेड बच्चा पाया गया है। इस पर अभी और क्या जानकारियां अस्पताल की तरफ से मिल पा रही है? कैसी कंडीशन थी बच्चों की? देखिए, ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि DMCH जो कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पिछले 24 घंटे में 4 बच्चे जो है उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इनको निमोनिया से ये लोग ग्रसित थे। उनमें से एक बच्चा जो था वो कोरोना पॉजिटिव भी था, लेकिन किन हालात में इनकी मौत हुई है इसको लेकर जो है अभी जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन जैसा कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि 4 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है और 24 घंटे में इन बच्चों की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किस तरीके से, किन हालात में जो है इन बच्चों की जो है इस बड़े अस्पताल में मौत हुई है। शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। देश में कोरोना की रफ्तार कम से कम दूसरी लहर में कुछ थमती दिख रही है। 24 घंटे नए बीमार का आंकड़ा तेजी से घटकर 1.5 लाख तक पहुंच गया है, तो मौत का आंकड़ा करीब 3100 है। 24 घंटे में ठीक होने वाले लोग 2,38,000 तक जा पहुंचे हैं। तो दिल्ली में मामले घटकर 1000 के नीचे आ गए हैं और आज से यहां पर शर्तों के साथ अनलॉक का पहला दिन है। तो आपको हम इस बीच उत्तर प्रदेश का भी ये डेटा दिखा रहे हैं बीते 24 घंटों का, जहां पर केसेस 1908 हैं। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या में जो इजाफा है वो फर्क आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। 6713 लोग बीते 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। 140 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है। लेकिन ओवरऑल जब आप देश की बात करते हैं तो परिस्थितियां आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी सुधरती हुई जरूर दिखाई देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी आपको हम दिखा रहे हैं। 24 घंटे में केसेस 946 यानी 1000 से कम केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या 1803 है। ये जो डिफरेंस है, जो केसेस सामने आ रहे हैं उनके बीच और ठीक होने वालों के बीच, देखिए फर्क जो है वो कितना बढ़ गया है। मरने वालों की संख्या 78 है। देश का हाल आपको दिखा रहे हैं बीते 24 घंटे का। 1,52,734 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3,128 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटों में। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या पर जरूर नजर डालनी चाहिए। 2,38,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख केसेस अगर सामने आ रहे हैं तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो परिस्थितियां पिछले महीने रही हैं उसके मुकाबले अब स्थिति थोड़ी पहले से बेहतर दिखाई देती है। 2 महानगरों का भी आप हाल देख रहे हैं, मुंबई और दिल्ली का। मुंबई में 1066 केसेस, दिल्ली में 946 केसेस। 1000 से कम केस दिल्ली में रिपोर्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि अब अनलॉक की दिशा में देश की राजधानी आगे बढ़ रही है। 22 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। 78 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है देश की राजधानी दिल्ली में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित हो रहा है। कल प्रदेश में
78,737 टेस्ट हमने किए थे, उनमें से पॉजिटिव आए केवल 1476 और स्वस्थ होकर घर गए 5,059। स्वस्थ होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारी रिकवरी रेट बढ़ के 95% हो गई है और पॉजिटिविटी की दर घट के 1.8% रह गई है। हमारे पास मजबूत संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम उस चुनौती को मजबूती के साथ सामना करते हुए उसको परास्त कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते थे कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के केस आएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1900 केस आए हैं और महोबा के अंदर तो बहुत कम केस है, एकदम जीरो की तरफ महोबा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। नीचे आ चुकी है, प्रतिदिन 2000 से भी नीचे केसेस, कल 1800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3000 समथिंग है, तो 3000 समथिंग ही रह गए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 1 सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें। अब खबर बंगाल से। बंगाल में मुख्य सचिव पर अड़े तो केंद्र और ममता लड़े। यही कहानी कोलकाता से दिल्ली तक दोहराई जा रही है। मुख्य सचिव को दिल्ली तबादला करके ज्वाइन करने की डेडलाइन खत्म हो रही है और आज उन्हें 10 बजे तक रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय खुद भी दिल्ली नहीं आना चाह रहे और आज वो ममता बनर्जी के साथ अहम बैठक में शामिल होंगे। इस बीच आपको हम अलग अलग ये बयान भी दिखा रहे हैं जिस तरह से टकराव की स्थिति एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की लीडरशिप के बीच दिखाई दे रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बैठक से गैर मौजूदगी संघवाद की हत्या है, तो ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। अमित शाह का स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अहंकार से भरी है दीदी, तो ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि बदले की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। पीएम के पांव छूने को तैयार, पर मेरा अपमान ना करें प्रधानमंत्री। इस बीच मुख्य सचिव की दिल्ली रिपोर्ट करने की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है। सुबह 10 बजे की ये डेडलाइन थी और ममता बनर्जी ने उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया है। अब ऐसे में मुख्य सचिव को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र में टकराव दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। आप जो है वहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्कोर करने में लग गई। एक बहुत ही शर्मनाक काम और एक बहुत ही बेहुदा काम मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है उन्होंने किया है। बंगाल की जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग करने नहीं दिए, इसमें वो लोग सफल होने नहीं। इसका एक ही कारण है कि केंद्र और राज्य, केंद्र जब हम लोग जनप्रतिनिधि है तो हम लोग कोई भी देखते नहीं कि कौन रंग से हैं, हम लोग एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। और ये वार्ता जो है हमारे मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं कि हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यश दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा आने वाले दिन में, राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा, कोई भला होगा। ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है, सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन बना लिए हैं। इसलिए मैं वेस्ट बंगाल के जनता से सभी लोग सोचना पड़ेगा, सभी लोग फिर एक बार ऐसे
मुख्यमंत्री के विषय पर अपने अपने मन से एक बात प्रश्न करना चाहिए। ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा है, ये तो रूटीन हो सकता है, लेकिन ये रूटीन नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब एक चीफ सेक्रेटरी गए थे वहां पर, उसका वो नौकरी का बहुत टाइम बाकी था, और ये जो आलापन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है, उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया। तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही कम कर रहा है। इस वक्त और जानकारी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और कोलकाता से अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, पहले आपका रुख करते हुए, मुख्य सचिव को लेकर जिस तरह की टकराव की स्थिति बन गई है, 10 बजे की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई है, अभी कोलकाता में किस तरह की हलचल है, क्या फैसला लिया जाएगा, अंतिम निर्णय क्या होगा इस मामले पर? जी देखिए, ममता बनर्जी ने अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, लंबी चिट्ठी लिखी है और साफ कर दिया है कि वो चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय को नहीं छोड़ सकती। उसकी कई वजह बताई गई हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया, सहमति नहीं ली राज्य सरकार की, पहली बात। दूसरी बात जो चिट्ठी में लिखी है ममता बनर्जी ने, वो ये कि 3 महीने का जो एक्सटेंशन लिया गया था वो केंद्र सरकार की इजाजत से ही लिया गया था, केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही, चूंकि आज आलापन बंदोपाध्याय का आखिरी दिन था, लेकिन उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, वो केंद्र सरकार की अनुमति के तहत ही दिया गया था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको यूनिलैटरल निर्णय के तहत बुलाया गया, यूनिलैटरल शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी एक तरफा निर्णय लिया गया है, जबकि ऑल इंडिया जो सर्विसेज रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर किसी राज्य के IAS अधिकारी को बुलाना है तो वो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की सहमति के साथ होता है। अगर डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं या भी कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने। साथ ही में सवाल खड़ा किया है कि क्या उस दिन जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई थी कलाईकुंडा में, उसके बाद या उसकी परिणति के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, चिट्ठी में लिख दिया है कि पैंडेमिक के समय में जिस वक्त एक तो पैंडेमिक, दूसरी ओर यास तूफान से जो तबाही हुई है, उसके बाद जो सारा कामकाज हो रहा है वो आलापन बंदोपाध्याय के जिम्मे है, और इसीलिए एक्सटेंशन भी मांगा गया था ताकि इस कठिन परिस्थितियों में सहज रूप से काम किया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। ये फिलहाल 10 बजे जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसमें साफ कर दिया है। तो एक बात साफ है कि मुख्य सचिव के तबादले पर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये नाक की लड़ाई के तौर पर साबित होता चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों सरकारें अभी आमने सामने हैं वो कोई सॉल्यूशन अभी सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद है। हिमांशु, देखिए एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है पश्चिम बंगाल में। कोई भी ऐसा मामला जहां पर केंद्र और राज्य को एक समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वहां इस तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सवाल यह है DOPT क्या एक्शन ले सकता है, और अगर ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि वो नहीं मानेंगी इस फैसले को, तो फिर यहां से आगे क्या? देखिए मीनाक्षी, इस तरीके का एक फैसला पहले भी किया गया था जब बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के कॉन्वे पे हमला हुआ था। उसके बाद 3 IPS ऑफिसर्स को जो है वो दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने तीनों ऑफिसर्स को दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी थी और उनका ट्रांसफर होने के बावजूद वो बंगाल में ही काम करते रहे थे। उसी तरीके की स्थिति जो है इस बार है, जब चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे तलब कर लिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ गृह मंत्रालय के साथ उनको शायद अटैच करने की बात है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि स्टेट सरकार वहां से उनको रिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इसके बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इसी तरीके का पहले भी एक मामला रहा है और ये अगर इस तरीके का टसल पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रहेगा तो ये बहुत जो है संदेश नहीं जाता है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एरिया सर्वे करने गए थे बंगाल में और शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेसलर सुशील कुमार पर हत्या के आरोपों की जांच के तार अब हरिद्वार में तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम सुशील को लेकर हरिद्वार जाने वाली है, जहां सुशील के मोबाइल फोन और कपड़ों को बरामद करने की कोशिश होगी। माना जा रहा है सुशील ने अपना फोन हरिद्वार में कहीं छिपाया है। हत्या के बाद सुशील दिल्ली से भागकर हरिद्वार में जा छिपा था।
तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, मोबाइल फोन से किस तरह के सबूत, सीक्रेट लिंक्स की तलाश पुलिस को होगी और इस पर अभी आगे क्या डेवलपमेंट है? जी देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है और वो हरिद्वार भी जाएगी, ऋषिकेश भी जाएगी। मीनाक्षी, दरअसल सुशील का जो मोबाइल फोन है उसमें बहुत क्लिंचिंग एविडेंस मिलने की उम्मीद है दिल्ली पुलिस को। उसमें वो तमाम वीडियोस भी मिलने की उम्मीद है जो सागर धनखड़ के कत्ल के दौरान बनाए गए थे। इसके अलावा किन किन लोगों से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया गया था और किन किन गैंगस्टर से मैसेजेस का आदान प्रदान होता था व्हाट्सएप के जरिए, ये सारे डिटेल मोबाइल में मौजूद हैं। दूसरा, क्राइम ब्रांच का मकसद ये भी है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने सुशील कुमार को शरण दी थी जब वो फरार था, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी इस दौरान और उसका मोबाइल फोन बरामद करना है। उसके अलावा चूंकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी कहा था कि एक्यूज्ड को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करना है, इसमें अभी कई एक्यूज्ड वांटेड हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना है। तो लिहाजा पहला स्टेप यही है कि जिन लोगों ने शरण दी थी सुशील कुमार को, उनसे पूछताछ की जाए, उनसे आमना सामना करवाया जाए और वो जगह देखी जाए जहां सुशील कुमार इस फरारी के दौरान ठहरा हुआ था। और मोबाइल सबसे क्लिंचिंग एविडेंस है। मैं आपको बता दूं, जब किडनैपिंग हुई थी सागर धनखड़ की, उस दौरान से लेकर छत्रसाल स्टेडियम तक मोबाइल की लोकेशन, उस मोबाइल का होना अपने आप में एक बड़ा कनेक्टिंग एविडेंस होगा जो कोर्ट में बहुत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। ठीक है, शुक्रिया तंसीम इस जानकारी के लिए आपका। बात अब करेंगे बैंक घोटाले में भारत से फरार मेहुल चौकसी की, जो डोमिनिका में पकड़ा गया, जेल में बंद है और चोट के बाद उसका वहीं के अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन उसे लेकर खुलासों का दौर जारी है। कहा यह गया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका पहुंचा और पकड़ा गया। हालांकि उसके एजेंट का कहना है कि चौकसी सही तरीके से एंटीगुआ से वहां पहुंचा था। अब उसे भारत लाने की कोशिश हो रही है। सरकार की तैयारी यह है कि उसे सीधे डोमिनिका से दिल्ली लाया जाए, लेकिन इस बात को लेकर एंटीगुआ में विपक्षी दलों ने अड़ंगे लगा दिए हैं। दलील है कि जब चौकसी यहां का नागरिक है तो उसे सीधे भारत को नहीं सौंपा जा सकता। Request to the government of Dominica is to have Mr. Choksi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protection. A request from the Indian government. Mr. Choksi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. The Dominican government has a free hand to act. In fact, Mehul Choksi may have made a mistake to travel to Dominica. The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error because whereas in Antigua, because he's a citizen, we could not deport him. On the 25th, we did not provide any services to any name Mehul Choksi from our company. Absolutely not. We did not provide any services for this particular name. Honestly, I do not know, apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Choksi looked like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. Nevertheless, absolutely no woman on that particular boat. महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समंदर के किनारे फंस गया। चिंता की बात यह है कि इस जहाज में तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसकी मचाई गई तबाही की तस्वीरें अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, ये वही बार्ज है जो ताउते की चपेट में आया था। अलीबाग में ये बार्ज तूफान की चपेट में आकर टूटा और समंदर की लहरें इसे बहा ले आईं पालघर तक।
पालघर के वडराई इलाके में समंदर और चट्टानों के बीच में फंसा है ये बार्ज। खतरे की बात यह है कि बार्ज में 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल इस बार्ज से रिस रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं ये इसी बार्ज से निकल रहा है। इसी डीजल को पानी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल को पानी में फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही है। अब जो बाज है उसमें से जो ऑयल लीक हो रहा है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखें कि ये जो बड़ी बड़ी टैंक्स है वो यहाँ पर लाई गई है और ये टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब उनके मदद से ये जो टैंक्स है इनको अब उस बार्ज तक ले जाया जाएगा। ऐसी अभी तक यहाँ पे 17 टैंक्स लाई गई है जिसकी पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर है, यानी कि 17,000 लीटर का जो डीजल ऑयल है वो इसके अंदर भरा जा सकता है। तो यानी कि अब इस बोट के सहारे यहाँ से इस टैंक्स को उस बार्ज पे ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ऑयल लीक हो रहा है वो ऑयल को इस टैंक में डालकर बाहर ले जाया जाएगा। वडराई का ये समुद्री इलाका पथरीला है जिनके बीच फंसा है ये जहाज। आज तक आपको सीधे उस बार्ज तक ले आया है जिस बार्ज में से जो डीजल ऑयल है वो लीक हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बार्ज है। देखिए ये जो गर्ल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिसके अंदर से ये डीजल ऑयल लीक हो रहा है। आप देखें कितना काला, और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो स्मेल है डीजल की वो इतनी ज्यादा तेज है। और यही जो बार्ज है मैं आपको बता दूं कि 17 मई को जब साइक्लोन तौते आया था इसे एंकर किया गया था अलीबाग में। इसमें 137 लोग मौजूद थे, लेकिन वो जो एंकर है वो पूरी तरीके से उखड़ गया। जिसके बाद मैं बता दूं कि अलीबाग से सीधे यहाँ पालघर में ये जो बार्ज है वो यहाँ पर पहुंच चुका। चिंता इस बात की है कि अगर समुद्र में डीजल के इस रिसाव को जल्द न रोका गया या पानी से डीजल जल्दी नहीं हटाया गया तो मछुआरों की जीविका पर तो असर होगा ही, समुद्री जीवों के लिए भी खतरा हो जाएगा। देखिए ये जो तस्वीरें बताए किस तरीके से अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है इसे जो है वो सेफ्टी बैंड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल बाहर ना निकले, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जो मरीन लाइफ है, साथ ही यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा। जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार्ज से डीजल का रिसाव रोका जाए। तो आज तक आपको सीधे उस बार्ज पर लेके आया है और जहां पर ये जो तेल रिसाव हो रहा है और किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ये बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स है। ये ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि जो ऑयल है ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे उस बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें उस ऑयल को डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ऑयल लीक हो रहा है। ये जो डीजल ऑयल है ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि पालघर से करीब 350 किलोमीटर दूर अलीबाग में ताउते की चपेट में ये बार्ज आया था। तूफान इतना तेज था कि इस बार्ज के टुकड़े अलग हो गए थे। अब जब ये पालघर में समुद्र में फंसा है तो कोशिश यही है कि जल्दी इसे निकाला जाए। सौरभ बख्तानिया, पालघर, आज तक। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे काबू आ रही है। सुस्त पड़ती इस रफ्तार के बीच अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आज से दिल्ली में फैक्ट्रीज खुल रही हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एहतियातन लॉकडाउन को कुछ दिन के लिए और बढ़ा दिया है। देश में लॉक अनलॉक पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा तो दिल्ली में कारोबार के ग्राफ बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। रोजाना 1000 से कम मरीजों की संख्या आने के बाद दिल्ली में आज से खुल गई फैक्ट्रियां।
अनलॉक होते ही दिल्ली के आनंद पर्वत के इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। इंडस्ट्री इलाकों को खोल दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम आनंद पर्वत के इलाके में हैं, एक इंडस्ट्री के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री को दोबारा खोलने के लिए कामकाज को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ पुनीत गोयल हैं बातचीत करने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ा और आगे क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही फिलहाल, लेकिन इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है, इससे कितनी खुशी मिली है तमाम लोगों को? सर खुशी तो बहुत ज़्यादा मिली है कि भैया अब ये सब खुलेगा, सबके घर परिवार चलेंगे, मजदूरों को काम मिलेगा। हमें भी अपनी सब जितना भी इंडस्ट्री को हमने चलाया है इतने दिनों से, हम इसको बच्चे की तरह पनपा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। केजरीवाल सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम शुरू करने की इजाजत दी है। इसके तहत फैक्ट्रियों में काम और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत मिली। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। कोरोना की तबाही की वजह से दिल्ली में 20 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन ने आर्थिक हालात कमजोर कर दिए, लेकिन जैसे ही हालात सुधरने लगे, केजरीवाल सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को ऑक्सीजन देने का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये 2 एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली से सटे यूपी में भी कोरोना ग्राफ तेजी से गिरा है। सीएम योगी ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से ढील को लेकर कई फैसले लिए, जैसे 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कर्फ्यू में छूट नहीं, 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज में कोई छूट नहीं, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में कोई छूट नहीं, सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था रहेंगे बंद, शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत, कोरोना नियमों के साथ निर्माण कार्य को मंजूरी। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी भी कल से अनलॉक की तैयारी कर रहा है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वहीं देश के दूसरे राज्यों में कहीं ढील दी गई तो कहीं लॉकडाउन को बढ़ाया गया। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब में कोरोना कर्फ्यू 10 जून तक बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, लेकिन कल से दफ्तरों को 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कोरोना को लेकर कड़े नियम लागू रहेंगे। झारखंड में पहले से ही 3 जून तक लॉकडाउन है। ओडिशा में भी लॉकडाउन को 17 जून तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दे दी गई है। तेलंगाना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
रियायत का वक्त अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पुडुचेरी में पहले से ही 7 जून तक लॉकडाउन है। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलती थीं, जिसका समय बढ़ाकर अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं शर्तों के साथ मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या मॉल के साइज के हिसाब से तय होंगी। तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह कहर बरपाया है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए राज्य सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से कुमार अभिषेक और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, मगर मुश्किल ये है कि रॉ मटेरियल की दुकानें बंद हैं। अब ऐसे में निर्माण कार्य कैसे होंगे? दिल्ली से सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। उद्योग शुरू हो गए हैं और धंधे के साथ साथ जो यहाँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर चहल पहल भी शुरू हो गई है। लोग जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। आप लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? आज से ही चालू हुआ। ये जो है ये कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए कि आज से फैक्ट्रियाँ चालू हैं? सर काफ़ी राहत है। सैलरी वैलरी कटने की जो नौबत आने वाली थी वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। आप लोगों के लिए भी राहत है? हाँ राहत है। बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप लोग भी फैक्ट्री में काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सैलरी मिल रही थी? हाँ जी सैलरी मिल रही थी। सैलरी मिल रही थी। तो अब आज से पूरी तरह से खुला है तो कोई दिक्कत? अब तो दिक्कतें खत्म होंगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो इस समय कई सारे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करती हैं, हाँ। तो अभी तक काम चल रहा था या बंद था? बंद था पूरी तरह से। हाँ 2 महीने। तो सैलरी नहीं मिल रही थी? नहीं सैलरी नहीं मिलती। तो ये स्थिति है। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम लोग हैं, आप लोग क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सर। तो पूरी तरह से धंधा अभी चौपट था? जी बिल्कुल बंद था। आज से चालू? जी। तो कम से कम कुछ राहत है कि? हाँ हम लोग हिम्मत बनाया सर, जो अब धंधा पानी चालू होगा कुछ कमाई होगा। कमाई होगी। तो ये एक स्थिति है कि फैक्ट्रियों में मजदूर लौटने लगे। आप लोग कहाँ चले गए? यहीं पे थे दिल्ली में? अब आप नहीं यहाँ तो बैठे थे घर में। घर में बैठे थे? हाँ जी। तो अब राहत है कि अब कम से कम पैसा आएगा? आज से आया हूँ, काम पर जा रहा हूँ। चलिए, तो ये है यहाँ की स्थिति। ये है पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली सरकार का औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर जिस तरीके की चहल पहल लगातार दिखाई दे रही है वो ये बताने के लिए है कि कम से कम जो आर्थिक गतिविधियां हैं दिल्ली में वो धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। लगभग 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक होना शुरू हो चुकी है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार इलाके में। 1.5 महीने का लॉकडाउन एक बड़ी राहत, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। कितनी राहत मानते हैं? सर देखो राहत तो है, देखो काम शुरू हुआ एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक राहत पूर्ण रूप से राहत तभी मिल पाएगी जब दुकानें खुलेंगी। क्यों? दुकानें कौन सी? क्या आपको किस चीज़ की दिक्कतें जो हैं वो? सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शॉप से खुल जाए, बेशक एक शॉर्ट पीरियड में, एक कम टाइम में भी खुल जाए तो उससे भी राहत मिलेगी। रॉ मटेरियल मिल जाएगा? जी जी रॉ मटेरियल। और सुबह से ही जब तमाम ठेकेदार और मजदूर भी पहुंचना शुरू हुए हैं, ये बताइए कि राहत मानते हैं? काम धंधा शुरू हो चुका है, 1.5 महीने बाद लेबर को भी पूरा मैनेज करना पड़ रहा था, कितनी राहत? सर राहत तो मिली है लेकिन दुकान नहीं खुली है तो माल ही नहीं आ पा रहा, तो काम कहाँ से होगा? निर्माण कार्य तो हो नहीं पाएगा। आगे वही हाल रहेगा। जब माल आएगा, कोई पत्थर आएगा, सीमेंट आएगा, मटेरियल आएगा, जब भी तो कोई कार्य हो पाएगा निर्माण कार्य। इसलिए दुकान खुलना जरूरी है।
ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर फिलहाल राजधानी दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। एक राहत जरूर मिली है, लेकिन एक परेशानी भी जो है वो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये भी परेशानी है कि वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल्स की शॉप्स भी खोले ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क को जो इजाजत मिली है वो आगे भी तेजी से काम बढ़ सके। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अनलॉक की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें सावधान रहने की भी बेहद जरूरत है, खासकर उन राज्यों में जहां ढील दी जा रही है, क्योंकि लोगों की लापरवाही फिर से भारी पड़ सकती है। दूसरी चिंता यह है कि फिलहाल वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी है और इस रफ्तार से सभी लोगों को टीका लगाने में लंबा वक्त लग सकता है और ऐसे में खुद ही सावधानी यानी बचाव सबसे बड़ा हथियार है। बिना वैक्सीनेशन के कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता, ये बात बार बार एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं और इसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जोर देता रहा है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर पड़ी, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने कहा कि ये महामारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक 70% आबादी को टीका नहीं लग जाता, क्योंकि बड़ी चिंता इस बात की है कि वायरस अपना रूप बदलकर ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक बन रहा है। इसी से कोरोना की एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, लेकिन कोरोना की इन लहरों को बेअसर किया जा सकता है अगर बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए। डोज के हिसाब से देखें तो जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन में भारत ने 4 महीने में अब तक 21 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, जो चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो भारत में अब तक करीब 4 करोड़ 45 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं, यानी 3.1% आबादी का ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है, जबकि 16 करोड़ 76 लाख लोगों को एक डोज लग गई है, जो 135 करोड़ की कुल आबादी का 15% के करीब है। यानी इस आंकड़े को 70% आबादी तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जबकि भारत में तीसरी लहर का सीधा खतरा है और वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत है। सरकार का टारगेट यह है कि दिसंबर तक करीब 94 करोड़ की पूरी वयस्क आबादी को टीका लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए अनुमान है कि अगस्त से हर दिन कम से कम 90 लाख डोज लगाने होंगे, जबकि पिछले 24 घंटे में करीब 30,35,000 टीके लगाए गए। इस हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार आगे कम से कम 3 गुना बढ़ानी होगी और दिसंबर तक यही स्पीड रखनी होगी अगर सबको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि ऐसा किए बिना कोरोना के खतरे को कम नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के धीरे धीरे उतार के बीच कई राज्य अनलॉक की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। जिले में क्या करना है, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे, अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। यूपी में लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन 55 जिलों में 1 जून से शर्तों के साथ कई रियायतें दी जाएंगी। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच दुकान और बाजार, ऑफिस आदि खुलेंगे। एमपी में भी 1 जून से अलग अलग जिलों के हिसाब से अनलॉक होगा।
जहां संक्रमण की दर 5% से कम है, वहां पहले की तरह दुकानें खोली जा सकती हैं। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अभी पहली रियायत यही है कि फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन अलग अलग चरणों में खोला जाना है। 31 मई की सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद पर्वत के इलाके में। एक इंडस्ट्री के भीतर हम मौजूद हैं जहां पर साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है। आखिरी रूप दिया जा रहा है कि किस तरह से कामकाज को शुरू किया जाए। करीब महीने भर से कोरोना कर्फ्यू के दायरे में रहने वाला मध्य प्रदेश अब 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है कि 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार ध्यान इस बात का रखा गया है कि संक्रमण जिन जगहों पर ज्यादा है वहां पर अधिक छूट ना दी जाए। लॉकडाउन हटे तो सही, लेकिन सीमित संख्या में ही लोग बाहर निकल सके। कई राज्यों में केस लगातार कम हुए तो ढील देने का फैसला किया गया, लेकिन कई राज्य थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभी कुछ हफ्ते सावधानी बरती जाए। इसके बावजूद आज नहीं तो कल अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना से लड़ाई का अस्थायी समाधान नहीं है। कोरोना से लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन से ही जीती जा सकती है। लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट के बाद आगे केस बढ़ने के किसी खतरे और आशंका को वैक्सीनेशन से ही कम किया जा सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए भी याचिका लगाई गई है। अनीशा माथुर इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, क्या कोर्ट ने कहा? देखिए मीनाक्षी, चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के जो पीठ थी उसने आज ये पिटीशन को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटीशन लग रही है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सेंट्रल विस्टा राजपथ प्रोजेक्ट है, पार्लियामेंट और राजपथ वाला प्रोजेक्ट है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, इसको रोका नहीं जा सकता। खासतौर से तब जब केंद्र सरकार और शपुरजी पालोनजी ग्रुप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दोनों ने ये कहा था कि नवंबर 2021 की डेडलाइन है इसको खत्म करने की, और क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग राजपथ दोनों इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, इसलिए इसको इस प्रोजेक्ट में देरी नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने ये सभी दलीलें देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया और ये भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं, क्योंकि वो वहीं पर रह रहे हैं, सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स जो है माने जा रहे हैं, सब कुछ डिस्टेंसिंग अपने आप में बड़ा ऑब्जर्वेशन कि निर्माण रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये याचिका लगती है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन